प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर 15 एक अद्वितीय ग्रह पृथ्वी इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल कर सामने रखें और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ें। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि हमारा ग्रह पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में किन कारणों से एक अद्वितीय ग्रह है। प्यारे बच्चों, अद्वितीय का अर्थ होता है कि एक ऐसा ग्रह जिसके समान कोई अन्य ग्रह नहीं है। तो आपको पता है कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह उपस्थित हैं उनमें से हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि इसके समान कोई अन्य ग्रह नहीं है। तो इस पाठ में हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों से भिन्न है, अद्वितीय है। इस पाठ के माध्यम से ये समझाया गया है कि हम पृथ्वी के साथ निरंतर तीन विधियों से गतिमान हैं। यानी कि हम पृथ्वी के साथ, जैसे पृथ्वी तीन तरीकों से गति कर रही है, तो हम भी पृथ्वी के साथ, चूँकि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, रहते हैं, तो हम भी अपनी पृथ्वी के साथ निरंतर क्या हैं, गतिमान हैं। पाठ हमें यह समझाता है कि हम किन कारणों से और कहाँ भागे जा रहे हैं, अर्थात ये पृथ्वी जो गतिमान है वो किन कारण से गतिमान है और हम कहाँ जा रहे हैं, इस विषय में इस पाठ में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। विभिन्न लोगों के लिए इस ग्रह का अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी जितने भी लोग इस ग्रह पर निवास करते हैं वे इस ग्रह का अर्थ भिन्न भिन्न अर्थों में ग्रहण करते हैं। एक कृषक के लिए पृथ्वी का अर्थ है मृदा, यानी कि एक किसान के लिए पृथ्वी का अर्थ मृदा है। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। एक किसान के लिए पृथ्वी का मतलब क्या है, मिट्टी है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि किसान को केवल मिट्टी से ही काम है। वो मिट्टी में ही अनाज उपजाता है, मिट्टी में ही वो फसल बोता है और फसल काटता है और पूरी ज़िंदगी इस तरह उसकी बीत जाती है। तो उसके लिए इस पृथ्वी का अर्थ क्या है, एक क्या है, मृदा। तो एक नाविक के लिए पृथ्वी जल का एक असीमित कुंड है, जबकि नाविक का अर्थ होता है कि जो जल में नाव को चलाता है। तो नाविक के लिए इस मृदा यानी पृथ्वी का क्या अर्थ है कि एक जल का असीमित कुंड, यानी ऐसा कुंड जो पानी से भरा हुआ है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक वायुयान चालक के लिए यह कृषि योग्य भूमि, पर्वतीय प्रदेश, अथाह सागर तथा विस्तृत मरुभूमि सब कुछ है और इसकी आकृति गोल है। यानी कि एक वायुयान चलाने वाले को, एरोप्लेन चलाने वाले को, जिसे हम पायलट कहते हैं, उसके लिए इस पृथ्वी का क्या अर्थ है कि यह कृषि की योग्य भूमि भी है, पर्वतीय प्रदेश भी है, अथाह सागर है, अर्थात इतने बड़े बड़े सागर हैं जिनका कोई अंत नहीं है, तथा विस्तृत मरुभूमि है, यानी दूर तक फैली हुई रेगिस्तान वाली ज़मीनें हैं। सब कुछ है और इसकी आकृति भी कैसी है, गोल है। इन सभी तथ्यों का समन्वय करके हम धरती की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। यानी इन सभी तथ्यों का तालमेल आपस में बिठा करके हम अपनी धरती की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं। पृथ्वी सौर मंडल में स्थित बड़े आकार का ग्रह है जिसकी आकृति गोल है और जिसके तल पर कहीं जल है तो कहीं चट्टानें व मृदा, जो चारों ओर से वायु की कई परतों से घिरा हुआ है। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये सौर मंडल में स्थित एक बड़े आकार का ग्रह है और इसकी आकृति भी कैसी है, गोल है। और इसके तल पर यानी इसकी ज़मीन पर कहीं पर जल है, कहीं पर चट्टानें हैं, कहीं पर मिट्टी है और चारों ओर क्या है, वायु से कई परतों से ये घिरा हुआ है। जैसा कि आप भी जानते हैं ये वायुमंडल जो बना है ये वायु की 5 परतों से घिरा हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये 5 परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल
और बहिर्मंडल, ये 5 परतों से बनी हुई पृथ्वी हमारी इन वायु की परतों से घिरी हुई है। आगे देखिए, पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक अद्वितीय ग्रह है क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार के सजीव विद्यमान हैं। आगे बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो 8 ग्रहों में से एक अद्वितीय ग्रह है। अद्वितीय का अर्थ है एक अनोखा ग्रह है, इसके समान कोई दूसरा ग्रह नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार के सजीव विद्यमान हैं। सजीव का अर्थ होता है जिनके अंदर जान हो, ऐसे चीज़ें जिनके अंदर क्या हो, जान हो, जो जीवित हो, उसे सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। तो पृथ्वी अनोखा ग्रह इसीलिए है क्योंकि इस पर सजीव विद्यमान है, यानी सजीव निवास करते हैं, जिन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। और ये वर्ग कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, पशु जगत और मानव समाज। यानी जो वर्ग में बांटा गया है, तो पहला वर्ग क्या है? पेड़ पौधे। पहले वर्ग में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे वर्ग में पशु जगत आता है, सभी प्रकार के पशु पक्षी आते हैं। और तीसरे में मानव समाज आता है, जिसमें हम भी आते हैं। जीवित रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी पृथ्वी पर वर्तमान हैं। यानी हमें जीवित रहने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे सभी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जैसे क्या क्या विद्यमान है? खाने के लिए भोजन, श्वास लेने के लिए वायु, यानी भोजन वायु जिसे हम सांस में लेते हैं, पीने के लिए जल, यानी पीने के लिए क्या है हमारे पास? जल भी है। आवास बनाने हेतु सामग्री, यानी घर को बनाने के लिए जो जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वो कहाँ हमें मिलती हैं? पृथ्वी पर मिलती हैं। और सहनीय तापमान, यानी इस पृथ्वी का तापमान इतना है जितना हमारे शरीर को सहन हो सके। तो ये सभी चीज़ें जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं वे सभी पृथ्वी पर विद्यमान है। और इसीलिए हमारी पृथ्वी 8 ग्रहों में एक अद्वितीय ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई अन्य ग्रह नहीं है जिन पर ये सभी वस्तुएं उपलब्ध हों। इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या है? अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई अन्य ग्रह नहीं है। अगली हेडिंग देखेंगे, पृथ्वी निरंतर गतिमान है। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये हमेशा क्या है? गतिमान है, हमेशा चलती रहती है। अब आप कहेंगे पृथ्वी चलती है? पृथ्वी अगर गति कर रही होती, पृथ्वी चल रही होती या घूम रही होती तो हम भी उसके साथ घूम रहे होते, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो हमारी पृथ्वी गतिमान है और ये हम इस पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी लगातार एक प्रकार से नहीं अपितु 3 प्रकार से गति कर रही है। पृथ्वी हमेशा एक तरह से नहीं बल्कि 3 तरह से गति कर रही है। प्रथमतः, यानी पहला तरीका, केंद्र के इर्द गिर्द एक लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी जहाँ पर हमारी पृथ्वी है वो अपने ही धुरी पर, अपने ही केंद्र पर एक लट्टू के समान, आपने लट्टू की गति को देखा होगा, जब आप उसे छोड़ते हैं ज़मीन पर तो वो अपनी ही धुरी पर एक ही जगह पर वो चक्कर लगाती रहती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी अपने केंद्र के चारों तरफ एक क्या लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने केंद्र पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का समय लेती है। अतः पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने ही केंद्र पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का, या उसे ही हम 1 दिन का समय कह सकते हैं, इतना समय वो लेती है। अतः पृथ्वी की इस गति को क्या कह सकते हैं हम? दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे, पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर यात्रा कर रही है। पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर यात्रा करने के साथ साथ एक निश्चित पथ बना करके, एक निश्चित रास्ता बना करके सूर्य के चारों तरफ यात्रा कर रही है। इस गति का एक चक्कर पूरा करने में इसे 1 वर्ष लग जाता है। इस गति को, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लग जाता है। अतः पृथ्वी की यह गति वार्षिक गति
अतः पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति अथवा परिभ्रमण कहलाती है। उसकी गति वार्षिक गति या परिभ्रमण कहलाती है। अब देखेंगे कि तीसरे प्रकार से सूर्य, पृथ्वी सूर्य और सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार घूम रही है। चलिए देखते हैं। तीसरे, पृथ्वी सूर्य तथा उसके परिवार के एक सदस्य के रूप में आकाश गंगा में घूम रही है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और उसका परिवार यानी कि अन्य जितने भी ग्रह हैं सभी को साथ लेके आकाश गंगा में वो क्या है? गतिमान है, घूम रही है। आश्चर्य की बात यह है कि तीन तीन प्रकार की से गति करने वाली पृथ्वी देखने में स्थिर दिखाई दे रही है। यानी कि हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि ये जो पृथ्वी है ये तो तीन तीन प्रकार से गति कर रही है, लेकिन जब भी हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें ये पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है। चूँकि हम भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, हमें पृथ्वी तो कभी घूमती हुई दिखाई नहीं देती है। समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होता है। हम भी इसके साथ साथ तीनों प्रकार से खूब तेज़ गति के साथ भाग रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने अपने स्थान से कहीं और नहीं जाते। यानी इस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, तो जब पृथ्वी गति करती है तो हम भी पृथ्वी के साथ तीन तीन प्रकार से गति कर रहे हैं। पृथ्वी के साथ बहुत तेज़ी से हम भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अपने स्थान से कहीं और नहीं जाते, बल्कि अपने स्थान पर ही रहते हैं। प्रतिदिन प्रातः हम अपने स्थान पर सूर्य को उदय होते हुए और सायंकाल उसे अस्त होते हुए देखते हैं। यानी हर सुबह हम देखते हैं कि सूर्य उसी स्थान से उदय होता है यानी उगता है, और शाम को देखते हैं कि वो अपने निश्चित स्थान से ही अस्त होता है। दिन के बाद रात्रि तथा रात्रि के बाद फिर दिन होते हुए देखते हैं। इस प्रकार वर्ष में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु को चक्रीय विधि से घटित होते हुए भी देखते हैं। आइए जानने का प्रयत्न करिए कि यह सब कैसे होता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी गति कर रही है, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं तो हम भी पृथ्वी के साथ गति कर रहे हैं, लेकिन यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम किस प्रकार से गतिमान हैं। प्रतिदिन प्रातः हम सूर्य को देखते हैं कि वो एक निश्चित जगह से उगता है, और शाम को देखते हैं कि वो एक निश्चित जगह पर जाकर डूब जाता है। दिन के बाद रात्रि आती है यानी रात आती है, रात के बाद फिर दिन होता है। इस प्रकार हम प्रतिदिन देखते हैं। और इस तरह से साल में पहले ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मी का मौसम, वर्षा ऋतु उसके बाद आती है, फिर उसके बाद शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम, और जो मौसम चल रहा है इस मौसम के तुरंत बाद क्या आएगा? वसंत ऋतु आएगी, और फिर गर्मी का मौसम आ जाएगा। ये जो चक्रीय विधि से ये यानी गोल तरीके से ये पूरा घटित होता रहता है, चलता रहता है। गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद ठंड, और ठंड के बाद फिर वसंत ऋतु आती रहती है। आइए जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। दिन रात तथा ऋतुएं यानी दिन रात और ऋतुओं का ये जो क्रम है ये किस प्रकार चलता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि दिन रात किस कारण अस्तित्व में आते हैं? प्यारे बच्चों, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि दिन रात किस कारण होते हैं? दिन रात के बनने का कारण है पृथ्वी की गोल आकृति। यानी दिन रात बनने का कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। इस आकृति के कारण हर ग्रह की तरह पृथ्वी का केवल आधा धरातल ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है, अर्थात आधी पृथ्वी पर दिन होता है। यानी कि जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, बीच में ये सूर्य है और ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी गोल है, तो जब सूर्य के प्रकाश में वो आती है तो उस पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है, अन्य आधे भाग पे अंधेरा होता है, और जिस भाग पे अंधेरा होता है वहाँ रात्रि होती है, जिस भाग पर प्रकाश होता है वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि दिन रात का कारण क्या है। बीच में हमारा ये सूर्य है, सूर्य के इस तरफ पृथ्वी है। पृथ्वी
सूर्य के चक्कर लगाती है, ये हमने पढ़ा। और पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी अपने केंद्र पर भी घूमती रहती है, ये भी हमने पढ़ा। तो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है, उस घूमने के दौरान क्या होता है, पृथ्वी का जितना भाग सूर्य के प्रकाश में आता है उतने भाग पर दिन होता है, और शेष आधा भाग सूर्य से उल्टी दिशा में होने के कारण, यानी सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पड़ रहा है, इस कारण सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, अर्थात वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, अर्थात वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। आगे पैराग्राफ में देखेंगे, पृथ्वी के विषय में एक अन्य स्मरणीय बात यह है कि इसकी स्थिति ऊपर से नीचे सीधी नहीं है, अपितु यह एक ओर से झुकी हुई है। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये ऊपर से नीचे सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि कैसी है, एक तरफ झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी का उत्तरी अथवा दक्षिणी भाग सूर्य की ओर झुका रहता है। पृथ्वी का उत्तरी या दक्षिणी भाग सूर्य की ओर क्या होता है, झुका रहता है। इस झुकाव के निम्नलिखित दो मुख्य परिणाम सामने आते हैं। इस झुकाव से क्या परिणाम निकलता है, पहला परिणाम है कि सूर्य की ओर झुके हुए पृथ्वी के भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी जो भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ झुका हुआ है वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, अतः वहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। यानी जिस भाग में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ झुका हुआ है वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, और जैसा आपको भी पता है कि गर्मी के मौसम में दिन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दूसरा क्या परिणाम निकलता है कि इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट उल्टा सूर्य से परे हटे हुए भाग में शीत ऋतु होती है, यानी जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, और वहाँ रातें लंबी होती हैं और दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे अभी हमारा जो पृथ्वी का भाग, जिस भाग में हम निवास कर रहे हैं, ये भाग पृथ्वी का सूर्य से दूर हो गया है, इसी वजह से ठंड पड़ रही है। और आज क्या होता है, रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और हमारे दिन छोटे होते हैं। तो ये जो ठंडी का मौसम आया है और रात लंबी और दिन छोटे हो रहे हैं, ये किसका परिणाम है, इसी का परिणाम है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और पृथ्वी झुकी हुई है सूर्य की तरफ, इसी का परिणाम है। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव, अगली हेडिंग पे देख जाते हम। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव यह होता है कि इसकी गोल आकृति के कारण अस्तित्व में आए दिन रात चक्रीय रूप में घटित होते रहते हैं, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन के बाद रात आती है तथा रात के बाद फिर दिन आ जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति हमने पीछे पढ़ा है कि दैनिक गति किसे कहते हैं, जो पृथ्वी अपने ही केंद्र के इर्द गिर्द यानी अपने ही केंद्र के चारों तरफ एक लट्टू के समान घूमती है, तो उसी गति को हम क्या कहते हैं, दैनिक गति। क्योंकि इसको पूरा करने में पृथ्वी को एक दिन का समय लगता है या 24 घंटे का समय लगता है, तो इसी गति को हम दैनिक गति कहते हैं। इस गति का प्रभाव क्या होता है, इस गति से, और पृथ्वी की आकृति गोल भी है, इस कारण क्या होता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पे दिन, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात होती है। यानी दिन रात का ये जो चक्र है ना, ये घटित होता है, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद पुनः क्या आ जाता है, दिन आता है। जब कोई स्थान सूर्य के प्रकाश में प्रवेश करने लगता है, पृथ्वी का कोई स्थान जब सूर्य के प्रकाश में आने लगता है तो वहाँ सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है, यानी सुबह होती है। लगभग 6 घंटे बाद वह स्थान सूर्य के निकटतम होता है, तब वहाँ दोपहर हो जाती है। यानी सूर्य का जब प्रवेश होता है सूर्य के प्रकाश में तो सूर्योदय होता है, और 6 घंटे बाद, लगभग 6 घंटे के समय के बाद सूर्य के निकट वह स्थान पहुँच जाता है, निकटतम हो जाता है सूर्य के, तो वहाँ दोपहर का समय होता है। और अगले 6 घंटे के बाद वह स्थान सूर्य के प्रकाश से बाहर जाने लगता है, तो वहाँ सूर्यास्त हो जाता है। यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में लगभग 12 घंटे का समय होता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो गति कर रही है उसमें जो 1 वर्ष का समय वो लेती है,
जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं, इस गति का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव यह है कि सूर्य के चारों ओर यात्रा करते हुए पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में ऋतुएं बदलती रहती हैं। यानी कि वार्षिक गति का प्रभाव ये पड़ता है कि सूर्य के चारों ओर यात्रा करते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ यात्रा कर रही है, उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। इस गति के कारण सूर्य के निकट वाला ग्रीष्म ऋतु से युक्त भाग, यानी सूर्य के जो निकट है, जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, वो वाला भाग धीरे धीरे सूर्य से दूर होता जाता है। क्या हो रहा है? वो भाग सूर्य से दूर हो रहा है, तथा शीत ऋतु वाला दूरस्थ भाग धीरे धीरे सूर्य के निकट होता जाता है। जहाँ पे पहले शीत ऋतु पड़ती है, वो भाग जो दूर है सूर्य से, वो धीरे धीरे सूर्य के निकट होता जाता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु वाले भाग में गर्मी कम होती जाती है। यानी इस क्रिया से क्या होता है, जहाँ पे पहले गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पे गर्मी की मात्रा कम हो रही है, तथा वहाँ एक सी न अधिक गर्मी न अधिक ठंडी ऋतु आ जाती है। इसे पतझड़ कहते हैं। और जब ये मौसम होता है कि ना अधिक गर्मी पड़ रही हो ना अधिक ठंड हो, तो इस मौसम को क्या कहते हैं? पतझड़। ये मौसम वहाँ पे आ जाता है। शीत ऋतु वाले भाग में ठंड कम होती जाती है, यानी जो शीत ऋतु जहाँ पे पड़ रही होती है तेज़ वाली, जब वहाँ से ठंड कम होती है, जब वो सूर्य के प्रकाश में आता है, सूर्य के संपर्क में, तो ठंड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तथा वहाँ भी एक सी ऋतु आ जाती है जिसे वसंत ऋतु कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम को कम होने में लगभग 1 महीने का समय और लगेगा, और धीरे धीरे करके कौन सी ऋतु आ जाएगी? वसंत ऋतु आ जाएगी, जो सबको प्यारी होती है। ऋतुओं का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, यानी ऋतु बदलने का यह क्रम हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों। अब आप मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे बुक से, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। आशा है आप लोग अपने घरों में रहते होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मौज मस्ती थोड़ा कम, और बाहर बिल्कुल मत घूमिए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।